डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन सिंह जी कांगड़ा जी मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं। मैंने कहा कि इतनी महान विभूति जिन्होंने आज से लगभग 63 साल पहले देश का संविधान लिखा था, और आज भी जब संविधान बदलने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि इस संविधान में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको बदलने की जरूरत है, जिसमें कोई नई चीज ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि इतना सोचा समझा और इस तरीके से लिखा हुआ संविधान है। तो ऐसी महान विभूति का जन्मदिन सिर्फ एक दिन नहीं, वो तो कभी भी आप मना सकते हैं। किसी भी सामाजिक कार्य में अगर आप जुड़ना चाहें उनके नाम से कभी भी उनकी स्तुति की जा सकती है, उस महान व्यक्ति को कभी भी याद किया जा सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस देश में मानव की तरह जन्म लेते हैं, हमारी ही तरह उनके अंग, हाथ पैर, आंख नाक कान होते हैं, लेकिन समय जब बीतता है तो लोग उनको भगवान का दर्जा देने लगते हैं। ये संत जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, आने वाले 50-60 हजार सालों बाद ये एक भगवान का दर्जा ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने महान कार्य किए हैं। एक ऐसा समय था जब कुछ एक जाति के लोगों को मंदिरों में जाने की मनाही थी, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर जाने की मनाही थी। आज समाज बदल गया। आज ये कहा जाता है कि लोगों का जो सोच है, सिर्फ ये कानूनी तरीके से नहीं हुआ, लोगों की सोच भी बदल गई। धीरे धीरे लोग ये चीज महसूस करने लगे कि नहीं, ये हमारे भाई हैं। और ऐसी सोच के लोग, अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मुझे बहुत अपना छोटा बचपन याद आता है कि हमारे घर में जैसे काम करने वाले थे तो मैं उनको ऐसे नाम से बुलाया तो मेरे दादाजी ने बुला के मुझे डांटा था कि ऐसे नहीं बोलते, ये साजी होते हैं, ये बुजुर्ग होते हैं, आप इनको ताऊ चाचा बोलो, नाम से नहीं बुलाओ। ये संस्कार जब आपको मिलते हैं तो इसलिए मुझे जब भी इस तरीके के कार्यक्रम में कहीं बुलाया जाता है मैं यहाँ जरूर पहुंचता हूँ और ये कहता हूँ कि ये संस्कार मुझे परिवार से मिले। वो एक ऐसा समय था जब हमारे कई तरीके की बंदिशें थी। इंसान है। मैं ब्लड बैंक देखता हूँ, यहाँ मैं एक उदाहरण देखता हूँ जिससे हम बहुत सी ये चीज को स्पष्ट करेंगे। जब हम यहाँ ब्लड लेते हैं, लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हम ब्लड इकट्ठा करते हैं, हम वहां ये नहीं देखते कि हिंदू का ब्लड है, मुसलमान का ब्लड है, किस जाति के लोग का ब्लड है। वहां सिर्फ हम एक चीज देखते हैं कि कौन सा ग्रुप का ब्लड है, ए है, बी है, ए, ओ, बी। और ऐसे ही जब लोग ब्लड लेने आते हैं तब ये नहीं पूछते, जिसको जरूरत होती है, जिसकी माँ को, जिसकी भाई को, बहन को, पत्नी को रक्त की जरूरत होती है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे जी हिंदू का ब्लड दे दो, मुझे मुसलमान का ब्लड दे दो, मुझे जाट का ब्लड दे दो, ब्राह्मण का ब्लड दे दो, मुझे इस जाति का ब्लड दे दो। वो सिर्फ एक बात कहता है, मुझे इस ग्रुप का ब्लड दे दो। जब कुदरत ने हमें जाति में बांटा ही नहीं, कुदरत ने हमें ब्लड ग्रुप से बांटा है, तो हमने अपने आप को ये दीवारें क्यों खड़ी की? ये इंसान नहीं खड़ी की, और इंसान ही इनको तोड़ेगा। और ऐसे समाज सुधारक जब आएंगे, जब आए हैं हमारे समाज में, तो ये दीवारें टूटने लगेंगी। वक्त लगेगा लेकिन इस चीज में, क्योंकि ये जो कड़ियां हैं इसको बनाने में भी वक्त लगता है, ये बेड़ियां हैं इनको बांधने में भी वक्त लगता है, लेकिन इनको तोड़ने में भी वक्त लगता है। जितना जुझारू हमारा समाज रहेगा, और ऐसी जो यादवंशी सेना है, ये किसी एक जात की, जैसे इन्होंने अपने बताया, मुझे संजय कांगड़ा जी ने भी बताया था कि बहुत से कुछ उद्देश्यों को लेकर ये संस्था काम कर रही है। इस उद्देश्य से लेकर यदि लोग जुड़ेंगे, इसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं, सभी जाति के लोग शामिल हैं, यदि इस उद्देश्य से लेकर चलेंगे तो धीरे धीरे समाज बदलेगा। और समाज को बदलने की अगर कोई आगे लेकर चल सकता है तो इस तरीके की स्वयं सेवी संस्थाएं हैं। सरकारी सिस्टम से, पार्टी सिस्टम से, किसी आदमी की कोई भी विचारधारा हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में हर आदमी की जो का वो बनता है, फर्ज बनता है कि वो ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े, समाज को बदले। समाज में कई तरीके की कुरीतियां हैं। एक बहुत बड़ी कुरीति थी, जात पात की कुरीति, बहुत पुरानी कुरीति थी, जिसको धीरे धीरे लोगों ने बदला, और आज काफी बदलाव है। आज आपने बहुत महसूस किया होगा किस तरीके की बात कहने वाले को सीधा जेल में डाल दिया जाता है, और लोग भी बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है। इसके साथ साथ लेकिन दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो है कि हमारे पास हर जगह वक्त जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, उस तरह से संस्थानों का अभाव हो रहा है। आज हम अगर नौकरी की बात करते हैं तो नौकरियां सिमट रही हैं, बहुत से प्राइवेट प्रैक्टिस सेक्टर के लोग बीच में आ रहे हैं। तो हमें अपने जो है टैलेंट को बढ़ाना होगा, हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाना होगा। आज कई सेक्टर में हमारी नौकरियां इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि हमें उपयुक्त लोग उसके लिए नहीं मिल पाते। जब तक हम उस संस्था के लिए तैयार नहीं होंगे, बचपन से हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, तो हम वो नौकरी नहीं ले पाएंगे, दूसरे लोग ले जाएंगे। ये सिर्फ एक जाति की बात नहीं है। कभी बहुत पहले ये बात आती थी कि हमारी हरियाणा की जो नौकरियां हैं उत्तर के लोगों को नहीं मिलती, दूसरे साइड के लोग ले जाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी सोच भी जिम्मेदार है। जब कभी नौकरी में एमए की जरूरत होती थी, हमारे यहाँ 12वीं पास मिलते थे। जब हम बीएड और उसकी बात करने लगे, एमए की पीएचडी की मुश्किल से हमारे यहाँ एमए होने लगे। हमारे लोगों में यहाँ शिक्षा का वो प्रसार प्रचार नहीं है जो बाहर है।
जो खास तौर पे अगर हमारे यहाँ नौकरी निकलती है तो ज्यादातर गुड़गांव के लोग ले जाते हैं। दिल्ली के आसपास गुड़गांव हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन वहां जो जिस तरीके की नौकरी निकलती है, हमें चाहिए कि इस तरीके के संस्थानों को हम यहाँ बढ़ाएं। हम यहाँ एजुकेशन छोटे छोटे जिस तरीके की संस्था है, मैं इनसे अपील करूंगा कि आप छोटे छोटे संस्थान खोलें और उसमें उन बच्चों को एजुकेशन दे, बेसिक एजुकेशन दे। साथ साथ इससे बहुत जरूरी है कि एक कंप्यूटर एजुकेशन भी दें। जब बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन होगी, उसके लिए फिर बहुत बड़ा नेट खुल जाता है। हर चीज आज जो है वो कंप्यूटर पर उपलब्ध है। कोई भी चीज आप देखना चाहो, आज सुबह मैं आपका ब्रोशर देखना चाह रहा था आदिवासी सेना का, तो मैंने इंटरनेट पर सर्च मारी और मेरे पास सारा प्लेटफॉर्म हो गया। सुबह मैं हेमाफिलिया के कार्यक्रम में गया तो मैं देखता हूँ जरूर कार्यक्रम को कि किस संस्था किस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही मैंने इंटरनेट पे देखा तो पूरा खुल गया, उसका प्रोफॉर्मा आ गया मेरे सामने कि आदिवासी सेना इस तरीके से ऐसे बहुत बेहतरीन कार्यक्रम में जुड़ी हुई। तो अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनको समझाएं कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अगर इतने सालों पहले संविधान लिख पाए, क्योंकि उस समय लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो संविधान को समझ सकें। हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, देश आजाद हो रहा था, और ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत कम थे जो देश के लिए, क्योंकि कानून लिखना छोटी बात नहीं है, हर चीज के लिए एक कानून लिखना पड़ता है कि अगर कोई 4 आदमी मिलकर शहर में हंगामा करेंगे तो उनको कैसे रोका जाएगा, उसके लिए सेक्शन 144 लगाया जाएगा। इस तरह की हर छोटी बड़ी चीजों की, और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी वो पोथियां हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस टाइम लिखी, और ये इसीलिए लिख पाए क्योंकि सुशिक्षित से पढ़े लिखे। और एक ऐसा ही उदाहरण और है, हमारे जो राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, वो उनकी अगर आप देखेंगे तो वो स्कूल में टाट पर बैठकर पढ़े हैं। वो किसी बहुत अच्छे DPS जैसे स्कूल में नहीं पढ़े, वो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़े हैं, और वहां से लेकर वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। तो यानी कि संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता, सिर्फ हमें इस चीज की जरूरत होनी चाहिए कि हम उसको प्राप्त करें, ग्रहण करें। इसके साथ साथ ही जिले में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रखा है, वो भी एक सामाजिक बुराई से जुड़ा हुआ है कि हम जो महिला शक्ति है, जो हमारा कल का भविष्य है, उसके बारे में उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि पहले तो उसको पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। घर में लड़की पैदा होती थी, उसको सोशल नेग्लेक्ट करके मार देते थे, दवाई नहीं देते थे, या गला घोट कर भी मार देते थे। लेकिन पिछले 20 सालों से एक इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अब तो बच्चे को पैदा ही नहीं होने देते, पैदा होने से पहले गर्भ की जांच करते हैं और बच्चे को मार देते हैं। मैं अपील करूंगा जो हमारी आदिवासी सेना है कि मुहिम के तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़े, ताकि हम फख्र के साथ ये कह सकें कि यमुनानगर जिले में हमने इसको जो है जड़ मूल से नाश कर दिया इस बीमारी का, और हमने अपनी सेक्स रेट जो है वो लड़कियों की बेहतर कर दी लड़कों से। हमारी आज की डेट में पिछले साल से कुछ सुधार हुआ है। 1000 के पीछे आज जहां हम 797 पे थे, अब बढ़कर 897 पर पहुंच गए हैं। मतलब 100 हम बढ़ गए हैं लड़कियां 1000 के पीछे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी ये संख्या 1000 से भी ऊपर हो, महिलाएं हमारे पास उससे ज्यादा हो। इसके साथ साथ जुड़ी और कई सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, छुआछूत की हमने आपको पहले काफी जिक्र कर चुके हैं। इन सारी समस्याओं के साथ जूझना होगा, और खास तौर पर हमारा जो युवा साथी यहाँ काफी बैठे हैं, ऐसी संस्थाओं के साथ इन्हें जोड़ें। और आपने एक और अपील मेरे साथ की है कि स्वास्थ्य संबंधी जो आप शिविर लगाना चाहते हैं, तो जिस भी तरीके से आप किसी कार्यक्रम का आयोजन करना चाहेंगे आप मुझे बताएंगे। मैं हमेशा सदैव आप लोगों के साथ रहूंगा, आपके बीच रहूंगा, अपनी टीम के साथ रहूंगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का कि उन्होंने मुझे अपने बीच आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।